हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काब डगलस उत्पादन फलन। ठीक है, काब डगलस उत्पादन फलन होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी कमियां क्या हैं, उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, काब डगलस यानी सी डी प्रोडक्शन फंक्शन, सी से काब, डी से डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसमें जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने मुख्य रूप से जो अपना ध्यान केंद्रित किया है वो किया है, देखिए यहाँ पे उत्पादन के भौतिक साधनों तथा भौतिक उत्पादन स्तर के मध्य संबंध सदैव ही अर्थशास्त्रियों की अभिरुचि का केंद्र रहा है। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्री जो थे वो मुख्य रूप से क्या करते थे, उत्पादन के भौतिक साधन थे तथा भौतिक उत्पादन स्तर यानी भौतिक उत्पादन स्तर जो था, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के चक्कर में पड़े हुए थे। और इनका जो मेन जो इस सिद्धांत को देने का उद्देश्य था वो यही था। ठीक है, काब डगलस उत्पादन फलन इसी संबंध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि आपको जो बता ही दिया गया, भौतिक साधन और भौतिक उत्पादन स्तर के मध्य को संबंध को स्थापित करने के लिए इसमें अर्थशास्त्री ने अपना विचार दिया था, इस पर ध्यान केंद्रित किया था। और ये जो उत्पादन फलन है वो इसी के बारे में बताता भी है। ठीक है, यानी किसके बारे में बताता है, भौतिक साधनों और भौतिक उत्पादन के स्तर के बारे में। ठीक, इतना तो क्लियर होगा आपका। इसके बाद आते हैं, काब डगलस उत्पादन फलन वास्तव में राष्ट्रीय आय में साधनों के अंश की व्याख्या करने का एक प्रारंभिक प्रयास है। यानी इसका जो मेन यानी कि इसमें क्या प्रयास किया गया, किस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश की गई है, वो है उत्पादन फलन। ठीक है, उत्पादन फलन में राष्ट्रीय आय के साधन के अंश यानी कि शेयर फैक्टर या फैक्टर शेयर की व्याख्या करने का प्रारंभिक प्रयास किया गया है। ठीक, इस उत्पादन फलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है, अब इसका देखिए मेन निष्कर्ष क्या निकलता है, राष्ट्रीय आय में श्रम तथा पूंजी साधनों के सापेक्षिक अंश रिलेटिव शेयर सदैव स्थिर होते हैं। यानी काब डगलस उत्पादन फलन में ये मेन चीज ये बताया गया है कि राष्ट्रीय आय में श्रम और पूंजी के उत्पादन फलन, श्रम और पूंजी जो होती है उसके साधनों के सापेक्षिक अंश क्या होते हैं, सदैव स्थिर होते हैं। स्थिर होने का मतलब कि इसमें क्या होगा कि कोई न परिवर्तन होगा, अगर परिवर्तन होता है दोनों का साथ में होगा, दोनों का अगर परिवर्तन नहीं होता तो दोनों का परिवर्तन नहीं होगा, और जो भी होगा दोनों के साथ होगा, एक के साथ वहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके कुछ फार्मूलेज हैं। अब देखिए, काब डगलस उत्पादन फलन को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ये देखिए एक फार्मूला इसका है। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, Q इक्वल टू ए सी टू द पावर अल्फा एल टू द पावर बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Q जो है उत्पादन फलन है। ठीक है, क्वांटिटी उत्पादन ये हो गया। इसके बाद फिर L यानी कि लेबर हो गया यानी श्रम, और C यानी पूंजी कैपिटल। ठीक है, ये हो गए पूंजी की आगतें हैं, A अल्फा और बीटा धनात्मक प्राचल यानी कि पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं। अब धनात्मक प्राचल का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि इसके जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और वो भी पॉजिटिव में होगी। ठीक है, 0 से बड़ी होगी तो वो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव होगी, यहाँ पे ये ध्यान देना है। और बीटा जो होगा वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, समीकरण बताता है कि उत्पादन सीधे तौर से L और C पर निर्भर करता है। यानी अगर हम उत्पादन करना चाहते हैं तो हमारे पास लेबर कितने हैं, उसके बाद हमारे पास पूंजी कितनी यानी कैपिटल कितने हैं, उसके आधार पे हम कोई भी उत्पादन कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10 रुपये है और हम चाहें 100 रुपये का सामान उत्पादन करना और हमारे पास लेबर को देने के लिए 2 रुपये भी नहीं है तो हम उस चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में इन्होंने बताया है। और इसके बाद फिर क्या है, और उत्पादन का वह भाग जिसकी व्याख्या L और C द्वारा तय नहीं की जा सकती है उसकी A के द्वारा व्याख्या की जाती है। यानी कि उत्पादन का वह भाग यानी उत्पादन का वह पोर्शन यानी वह पार्ट जिसका क्या होता है L और C के द्वारा उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं, उसका हम व्याख्या किससे करते हैं, A से करते हैं। ठीक है, जो अवशेष, ठीक है, जो अवशेष है जिसे प्रायः तकनीकी परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि अवशेष का मतलब जो बचा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, तकनीकी परिवर्तन यानी टेक्नोलॉजिकल चेंज। ठीक है, यानी कि हम अगर पूंजी और श्रम से अगर हम किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज। जैसे हमारे पास क्या है कि मजदूर कम है और हमको उत्पादन करना है खूब ढेर सारा, हमारे पास पैसा भी खूब पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सीधे मशीन मंगवा लेते हैं कि हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि इसके साथ ही साथ हमारे पास अधिक मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में
हमारा प्रोडक्शन होगा। ठीक, तो ये था इसमें। और इसके बाद और भी आगे देखेंगे इसका। अब कुछ चीज़ें हैं जो उत्पादन फलन कार्प डगलस ने हल किया, उससे निर्माणकारी उद्योग की वृद्धि में श्रम का भाग 3/4 और पूंजी का भाग 1/4 था, जिससे यहाँ पे सी और डी उत्पादन फलन है। यानी अब यहाँ पे ये समझ लीजिए, अगर हम क्या कहते हैं, श्रम को 3/4 हमारा उत्पादन करना है 4, उसमें से 3 श्रमिक हम लगा दें और 1% उसमें क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, इसमें उत्पादन फलन इससे सीडी से ही पता चलेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं, अगर हमारे पास 4 मजदूर हैं और हमारे पास काम करने के लिए 5 मजदूर की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 3 दिया है यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, और हम उसमें क्या करते हैं, एक को हम किसी मशीन को लगा देते हैं, तो यहाँ पे एक मशीन हो गई और टोटल 5 हमारे मजदूर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे Q इक्वल टू AL टू द पावर 3/4 C टू द पावर 1/4। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आपको क्लियर एकदम दिख रहा होगा, जो पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। यानी कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्या होता है उसको दर्शाता है ये है, क्योंकि L और C के मूल्यों का योग 3/4 प्लस 1/4 के बराबर होता है। यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ये 1 और ये 1, सॉरी ये 3 और ये 1 4 हो जाएंगे, और नीचे का दोनों बेस जो है वो सेम है, तो इसलिए ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे वाला वैसे रहेगा। तो 4/4 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। इसके अर्थात 1 प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये था कार्प डगलस उत्पादन फलन। अब इसकी विशेषता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता देखिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कार्प डगलस उत्पादन फलन की विशेषताएं। ठीक है, इसमें इस उत्पादन फलन के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों श्रम एवं पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। यानी कि कार्प डगलस उत्पादन फलन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे वस्तु का उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों का मतलब श्रम और पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। यहाँ पे श्रम और पूंजी का प्रयोग हमें करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन फलन की हम उत्पादन किसी चीज़ का कर सकते हैं, और ये उत्पादन फलन की विशेषता है। ठीक है, यदि इसमें से किसी साधन का प्रयोग नहीं होता है तो वस्तु का उत्पादन शून्य होगा। अगर हमारे पास मान लेते हैं मजदूर हैं और उसके बाद हमारे पास किसी चीज़ का उत्पादन करना है, पैसा भी है, अगर हम पैसा हमारे पास ना हो, उत्पादन करना चाहें तो कोई मजदूर करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए उत्पादन करने के लिए। और उस चीज़ में हम क्या करते हैं कि पैसा में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास कोई उत्पादन होगा, नहीं तो हमारे पास उत्पादन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि कुछ चीज़ें जैसे हैं, यहाँ इसको देखेंगे हम, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे शून्य होता है। कार्प डगलस उत्पादन फलन के अनुसार यदि एक साधन स्थिर रहने पर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तनशील साधन के सीमांत उत्पादन घटता है। यानी अगर हम मानते हैं कि मजदूर कम है, पैसा हम बढ़ा के किसी चीज़ को खरीद लेते हैं। ठीक है, खरीदने का मतलब ये किसी रोबोट को खरीद लेते हैं या फिर किसी मशीन को खरीद लेते हैं, उसमें लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसको हम एक मात्रा बढ़ाई गई और एक को स्थिर रखी गई है। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, परिवर्तनशील साधन के सिद्धांत उत्पादन घटता है। यानी इसको परिवर्तनशील साधन का सिद्धांत कहते हैं, और इससे क्या होता है, उत्पादन घट जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे इसमें और कुछ चीज़ें, जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ है, ये जो मेन चीज़ें हैं उसे हम बता रहे हैं, ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, हम ये कोशिश करेंगे। कार्प डगलस उत्पादन फलन के अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के समान होती है। कार्प डगलस उत्पादन फलन में क्या होता है कि तकनीकी प्रतिस्थापन यानी टेक्नोलॉजिकल चेंज की जो वहाँ पे लोच होती है, उसे परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, इकाई के बराबर। इकाई का मतलब 1 के बराबर, यानी बहुत कम मात्रा में इसका क्या होता है, परिवर्तन हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए विशेषताएं तो हो गया, अब आते हैं इसके महत्व पे। कार्प डगलस उत्पादन फलन का महत्व क्या है। ठीक है, ये देखिए, निर्माणाधिकारी उद्योगों और अंतर उद्योग तुलनाओं के अनुभाविक अध्ययनों में विस्तृत
प्रयोग किया जाता है। यानी निर्माणाधिकारी उद्योग, यानी कि जैसे कि हम अभी इंडस्ट्री को स्टार्ट हो गई है उसके, और अंतर उद्योग यानी कि और भी जो उद्योग हैं उसमें तुलना करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, पहली बात तो। अब इसमें क्या है, अर्थशास्त्रियों द्वारा काब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग कुल उत्पादन में श्रम और पूंजी के सापेक्षिक भागों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग क्या करते हैं, कुल उत्पादन यानी कि टोटल प्रोडक्शन हमारे पास जो होता है उसमें श्रम और पूंजी की सापेक्षिक भागों को निर्धारित करते हैं। यानी कि इससे क्या होता है कि कितना हमें श्रम लगाया है, कितना पूंजी लगाया है, इसको हम निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, काब डगलस उत्पादन फलन का, यानी सीडी उत्पादन फलन का या सीडी प्रोडक्शन फंक्शन का। आइलर यानी यूलर प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूलर प्रमेय या आइलर प्रमेय, इसका भी हम प्रमाणित कर देने के लिए इस प्रमेय का यानी कि इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है लास्ट में, यह फलन रेखीय समरूप है जिसका मूल्य 1 के बराबर लिया जाता है, जो पैमाने के स्थिर प्रतिफल को व्यक्त करता है। ठीक है, ये एक रेखीय समरूप है, ठीक, जिसका मूल्य 1 के बराबर लिया जाता है। यानी इसका जो हम मूल्य लेते हैं वो इकाई के बराबर लेते हैं। एक तरीके से समझ सकते हैं इसको, इकाई का मतलब कि 1 के बराबर, जो पैमाने के स्थिर प्रतिफल को व्यक्त करता है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल को व्यक्त करेगा यदि यह 1 से अधिक है। ठीक है, यदि यह 1 से अधिक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें अब ये आएगा आपका यहाँ देखिए, तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, और यदि 1 से कम हो तो पैमाने के घटते प्रतिफल होते हैं। अगर इसके यह क्या होगा कि इकाई 1 से अधिक इसमें होते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उसको बोला जाता है, और उससे अगर कम होते हैं तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, पैमाने के घटते प्रतिफल। सीधी सी बात, जब उसकी मात्रा बढ़ाई जाए तो वहाँ पे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल होगा, और जब उसकी मात्रा घटाई जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैमाने के घटते प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, अर्थशास्त्रियों ने इस फलन को 2 से अधिक चरों पर ही फैलाया है। बात हो रही थी। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिए, काब डगलस उत्पादन फलन की आलोचनाएं अब क्या है, यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल वास्तविक नहीं है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल को बता रहा है, लेकिन ये क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, ये बताया गया है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल या घटते प्रतिफल उत्पादन में लागू नहीं होते हैं, दूसरी कमी इनकी हो गई है। ठीक, सभी उद्योगों का उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन लाने के लिए आगतों को परिवर्तित करना संभव नहीं है, तीसरी कमी इनकी हो गई। ठीक है, कुछ आगतें सीमित मात्राओं में पाई जाती हैं और वे अन्य आगतों के अनुपात में नहीं बढ़ाई जा सकती, चौथी पर इनकी कमी हो गई। यानी कमियां इसमें बहुत सारी थी। इसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे, यह प्रतिफल साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है जो अवास्तविक है। अब इसमें क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताया गया कि यानी पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, लेकिन ये क्या होता है, अवास्तविक है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। फिर भी यदि इस मान्यता को न लिया जाए तो अल्फा और बीटा गुणांक साधन हिस्सों को व्यक्त नहीं करते हैं। अब ये अल्फा बीटा जो होते हैं वो साधनों के हिस्सों को व्यक्त नहीं करते हैं, ये भी कमी इसमें है। काब डगलस उत्पादन फलन केवल 2 आगतों श्रम और पूंजी पर विचार करता है तथा कच्चे माल आदि जो अन्य महत्वपूर्ण आगतें हैं इस पर इनका उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, इनकी अपेक्षा की है। अब जब इसमें क्या है, कच्चे माल रहेंगे नहीं तो हम इसका उत्पादन कहाँ से करेंगे, इसके बारे में इन्होंने बताया नहीं, इसकी उपेक्षा की, इसकी बुराई की है, तो ये भी इसकी कमी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसलिए संभवतः 2 से अधिक आगतों के लिए सामान्यीकरण करना संभव नहीं है। काब डगलस उत्पादन फलन में साधनों की स्थानापन्नता की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या है, और साधनों की पूरकता को शामिल नहीं करती। अब इसमें साधनों की पूरकता को भी शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि साधनों की पूरकता अल्पकाल में ही संभव है। अब इनका कहना है कि ये अल्पकाल तक ही संभव होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ पे ये हो गई है, इसलिए यह फलन दीर्घकाल के लिए अधिक उपयुक्त है। काब डगलस उत्पादन फलन स्वयं ही समय तत्व को नहीं लेता है। अब देखिए, दीर्घकाल को बता भी रहे हैं, इसमें समय भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यह इसकी सबसे बड़ी कमी है, यहाँ पे ये इसकी कमी हो गई। ठीक है, ये थी आज की टॉपिक जिसमें आपने पढ़ा काब डगलस उत्पादन फलन, उसकी मान्यताएं, उसकी विशेषताएं।
इसके बाद आपको दूसरा टॉपिक हम पढ़ाएंगे। और जो लोग चैनल पे अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, जिससे कि आप भी पढ़ सकें और आपके जो भाई बंधु दोस्त हैं वो लोग भी इस चीज़ को देख सकें और अच्छे से पढ़ सकें। और चैनल से बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।